हम लोगों ने कल जो देखा था, हम लोगों ने यही देखा था कि साउंड ट्रैवल किस तरह कर रहा होता है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो भी प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स है। इसी तरह हम देखेंगे कि साउंड वेव्स किस तरह बनती हैं और हम किस तरह सुन सकते हैं, और किस तरह जो है आपका साउंड ट्रैवल कर रहा होता है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो टॉपिक है वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक बेल वगैरह की भी एग्जांपल देके लिखा है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा होता है। हमें पता है कि साउंड को क्या चाहिए होता है, उसे कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर कोई मीडियम होगा तभी वो ट्रेवल कर पाएगा। उसे मीडियम चाहिए उसकी प्रोपगेशन के लिए। लेकिन अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें मीडियम चाहिए उसकी प्रोपगेशन के लिए, लेकिन वो ट्रेवल किस तरह कर रहा है हम ये देखेंगे। ठीक है, हमने कल भी एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने ड्रम को बजाया था और हमने कहा था कि उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। यही कहा था ना? तो मुझे एक चीज तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से पता लग गई कि जो भी आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपके पास आपका ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होता है, आपके पास जो आपके पास पार्टिकल्स हैं मीडियम के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को बीट कर रही हूँ, ड्रम बजा रही हूँ, तो मेरे पास उस वक्त मीडियम क्या होगा? एयर। ठीक है, तो जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करना स्टार्ट करेंगे? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। और वो वाइब्रेट इस तरह करते हैं, करते 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 हैं, और वो पूरी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है और आपके कान तक वो आवाज सुनाई देती है। ठीक है, आज वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब हम अपने ऑब्जेक्ट को या ड्रम को जब हम उसे बजा रहे हैं तो हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइब्रेशन से तो प्रोड्यूस हो रहा है। वो वाइब्रेशन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो वाइब्रेशन डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और फिर ये जो डिस्टरबेंस है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ। इसकी वाइब्रेशन पे एयर्स पार्टिकल्स पे मूवमेंट पे कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कि अभी किस तरह डिफरेंस आता है। तो क्या हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। इस डिस्टरबेंस जो यहाँ पे थी आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टरबेंस जो आपने प्रोड्यूस की थी, वो डिस्टरबेंस फिर ट्रेवल करती है आपके मीडियम में, और वो ट्रेवल करते 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 आपके कान तक सुनाई देती है और आप अपना साउंड को सुन सकते हो। गॉट इट? अभी हम ये देख लेते हैं प्रॉपर फिगर से कि ये क्या हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, थरथराहट प्रोड्यूस हो रही है। कल हम लोगों ने यही सारी चीजें डिस्कस की थी। अब मेरे पास ये जो मीडियम है यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं। ये जो आपके पास मीडियम है, ये आपके पास क्या है? हमें पता है कि साउंड को कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए। मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखी होंगी आपने। लॉन्गिट्यूडनल और मैग्नीट्यूड वेव्स में क्या डिफरेंस था? एक में इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास बीच में वैक्यूम आ जाए ना तो साउंड को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई ना कोई मीडियम आपको रिक्वायर्ड है, और इसमें जो आपके पास मीडियम है वो कौन सा मीडियम है? वो एयर मीडियम है। तो क्या होगा कि जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, इस जो आपके पास एयर में यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं। तो इन एयर पार्टिकल्स में मूवमेंट आएगी। किस तरह मूवमेंट आएगी? कि जो करीब करीब होंगे ना इस ऑब्जेक्ट के, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पहले इनके बीच में इतना डिस्टेंस था ना, तो अब ये करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला इसके करीब मूव करके आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डिस्प्लेस किया, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किए। इसी तरह क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इनको ड्रॉ करूं, तो ये ऐसे 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 करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी ऐसे ही है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस टीचर होती। साउंड जी, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। हाँ बेटा। नो टीचर, बुक में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है बेटा, साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं। इसे मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। वहां पे बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया होगा। ओके, जो साउंड वेव है उसे मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड होता है? नो टीचर। नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम आपके पास रिक्वायर्ड होता है ना। अगर यहाँ पे एयर का मीडियम हो ही ना, एयर के पार्टिकल्स मूव आगे आगे मूव करें ही ना, तो आपके कान तक जो है ना एयर सुनाई नहीं देगा।
ठीक है, गॉट इट। Yes, teacher. फिर आपके पास जो Yes, दूसरा teacher. कॉन्सेप्ट आ जाता है वो वैक्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें वैक्यूम में ऐसा होगा कि आपके पास एयर मीडियम नहीं होगा, तो इसमें भी किसी ना किसी हद तक उसका एक पूरी अलग फिजिक्स है, इसमें भी ट्रेवल कर जाता है। लेकिन आपके लेवल पे लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे जो हम कंसिडर करते हैं ना, वो आपके पास क्या होता है, मैकेनिकल होता है। आपकी बुक में काफी सारी और भी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, Okay, teacher. गॉट इट, Yes, ओके। teacher. लेकिन अगर फिर वो लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ होगा, वहां पे आप देखो मीडियम वैक्यूम तो नहीं लिखा हुआ, मीडियम वैक्यूम लिखा हुआ होगा, ठीक है। Yes, तो teacher. मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास मीडियम क्या है। अगर आपके पास मीडियम एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम के ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको मीडियम है ना ये, इसी की वजह से ये भी हम देखेंगे, ये भी मैं आपको वही समझा रही थी ना, इसकी वजह से आपकी जो है साउंड वेव जो है ट्रेवल करेगी और आपके कान तक जाएगी। तो यहाँ पे एयर मीडियम है, तो इस केस में जो आपकी साउंड वेव है वो कौन सी है, मैकेनिकल वेव। लेकिन हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास वैक्यूम है, मतलब एयर नहीं है, खाली है, कोई भी मीडियम नहीं है, तब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है, लेकिन उसका पूरा अलग फिजिक्स है, वो हायर लेवल्स पे आप जाके पढ़ते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगी, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पे अभी ये नहीं है। अगर उधर लिखा हुआ हो कि वैक्यूम है, तो तब वो लॉन्गिट्यूडनल में आ सकती है, लेकिन इस केस में उसको मीडियम रिक्वायर्ड है, जो आपके पास कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। तो ये कौन सी वेव हो गई, मैकेनिकल वेव हो गई, ओके, क्योंकि उसे साउंड Yes, को कोई teacher. ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। सही, गॉट इट, Yes, teacher. ठीक है। अब मैंने देखा कि जैसे ही आपके पास इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से क्या हुई कि जो एयर पार्टिकल्स इसके एडजेसेंट थे, इसके करीब थे, वो उन्होंने डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब वाइब्रेशन क्योंकि मुझे पता है कि वो कंटिन्यू होती जा रही है, तो क्या होता जाएगा, यहाँ पे तो ये हुआ, फिर जो अगले वाले पार्टिकल्स होंगे वो भी सीधा ना करीब करीब मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, और जो उसके साथ वाले होंगे वो ऐसे होंगे। इस तरह वाइब्रेशन कंटिन्यू ये प्रोसेस होता जा रहा है, और ये आगे आगे ऐसे ही ट्रेवल करते जा रहे हैं। ये साउंड वेव ट्रेवल करती जा रही है, और फिर अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि एयर यहाँ पे है, तो इस तरह ये ट्रेवल करती है, और आप एबल हो पाते हो उस पर्टिकुलर साउंड को सुनने में, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, आपने उसे वाइब्रेट करवाया, आपने वाइब्रेट उसे कैसे करवाया, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करके, ठीक है। आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की बाय ऑब्जेक्ट और बाय सोर्स, और फिर ये डिस्टरबेंस पूरी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है आपके मीडियम में, ठीक है। क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है आपके मीडियम, गॉट इट, Yes, समझ teacher. आया बच्चे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख, अच्छा नहीं, इसी का ना हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो, ट्यूनिंग फॉर्क का। फाइनली हमारे पास एक और बच्चा है, लेकिन उसका माइक ही नहीं हुआ हुआ। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, ओके। इसके बाद जो आपने देखनी है एग्जांपल, वो एग्जांपल आपने देखनी है ट्यूनिंग फॉर्क की। आवाज नहीं आ रही, ओके। अब हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं, वो हम देखने जा रहे हैं अपनी ट्यूनिंग फॉर्क की। इसमें हमें पता है कि ये किसका बना हुआ होता है, ये स्टील का बना हुआ होता है, और अगर मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसके इस तरह दो एंड्स होते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन होती है, और ये इस तरह का होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा, ये वैसी रेस्ट पोजीशन पे, और ये नॉट वाइब्रेटिंग कंडीशन में, ठीक है। तो जो आपके पास मीडियम है आपका, एयर पार्टिकल्स ये है, ये भी ऐसे ही रहेंगे, इनमें भी कोई ना कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं की है, मैंने इसे वाइब्रेट नहीं करवाया, इसको वाइब्रेट नहीं करवा रही, तो जो आपका मीडियम है, जो आपके एयर पार्टिकल्स है, वो भी वैसे ही है, ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने इसको स्ट्राइक किया किसी भी रबर बैंड वगैरह की से, तो आपको साउंड सुनाई दिया जाएगा, यही होगा ना, अगर मैं इसको किसी चीज के साथ स्ट्राइक कर रही हूँ, तो मुझे साउंड सुनाई दिया जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये साउंड मुझे किस तरह सुनाई दिया गया है, हमने यही इस टॉपिक में हम ये सारा देखना है ना। तो जब ये
इस कंडीशन में होगा, मतलब अपनी मीन पोजीशन के अवे होगा, इस कंडीशन में आपके पास होगा, तो ये जो करीब वाले होंगे यही हमने कहा था कि ये डिस्प्लेस होंगे अपनी पोजीशन से और करीब-करीब आएँगे, और बाकी जो दूर वाले होंगे वो ऐसे ही होंगे। तो मुझे पता है कि जब ये करीब-करीब आते हैं, ये कौन-सा होता है? इसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं ना? ठीक है? तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से दूर है, आपके पास इस तरह एयर पार्टिकल्स में जो है उसके मीडियम में मूवमेंट होगी। लेकिन जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब ये ऐसे करीब आएँगे इसके दोनों एंड्स। ये जो आपके दोनों एंड्स है ना, ये यूँ करके जब करीब आएँगे, ये थोड़ा-सा पूरे ही जुड़ेंगे नहीं, करीब आएँगे, रुको मैं फिर से ऐसे, ये करीब आए। ठीक है? यहाँ पे पहले ये क्या थे, अपनी मेन पोज़ीशन से दूर थे, लेकिन अभी अपनी मेन पोज़ीशन की तरफ आ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाले जो पार्टिकल्स जो डिस्प्लेस हो गए थे, ये वापस दूर-दूर हो जाते हैं, और ज़्यादा दूर-दूर हो जाते हैं, और जो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको फिर ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि अब ये करीब-करीब आ गए। तो ये वाला कौन-सा कॉन्सेप्ट होता है? ये होता है रेयरफ्रैक्शन का। ठीक है? तो ये पूरा, और ये वाला कौन-सा है? यहाँ पे आपके पास लो प्रेशर होता है। ये वाला रीजन में दिख भी रहा है कि आपके पास दूर-दूर है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी यही होता है, दूर-दूर होते हैं। ये वाला लो प्रेशर वाला है, ये वाला हाई प्रेशर वाला है। अगर मैं इस रीजन को बोलूँ तो ये वाला रीजन हाई डेंसिटी का है, ये वाला रीजन लेस डेंसिटी का है। ठीक है? तो इसी तरह हो रहा होता है कि जब ये दूर जा रहा है तो ये करीब वाले इस तरह अपनी पोज़ीशन से डिस्प्लेस होते हैं और करीब-करीब मूव करते हैं, और ये जब अपनी मीन पोज़ीशन के करीब आता है तो इस तरह की मूवमेंट होती है, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। ठीक है? इसी-इसी तरह चलता रहेगा, दूर-दूर होंगे, करीब-करीब होंगे, और ये फिर आपके एयर तक सुनाई दिया जाता है। ये वाला होता है रेयरफ्रैक्शन, और ये वाला होता है आपके पास कंप्रेशन का प्रोसेस, और ये कंटिन्यू टू वाइब्रेट करता रहेगा, आपको इसी तरह का पैटर्न कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है? तो इस तरह आपके पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और आपको मिल रही होती हैं। और लास्ट में कि साउंड वेव क्या मैकेनिकल वेव है? जी, ये मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसे मीडियम रिक्वायर्ड है। ओके? यहाँ तक समझ आ गया? एक दफ़ा हम आपकी बुक में देख लेते हैं। ये सारा आपका लिखा हुआ है बच्चे, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये वही एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं जो हमने रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन देखा। यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन। यही पैटर्न कंटिन्यू टू मूव होता रहता है, और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका एयर है, तो ये आपको सुनाई दिया जाता है। ठीक है? और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 3 थिंग्स क्या-क्या नेसेसरी हैं आपके पास साउंड के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडियम, मीडियम का होना नेसेसरी है एयर। तो जब मीडियम है तो मीडियम में आपके पास क्या आ जाएगी? मैकेनिकल वेव। यही है ना? सॉरी, मेरा इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया था, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा बच्चे, अब मैंने आपको एक चीज़ समझाना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास आ गया। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है ना, ये आपको पता है क्यों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा गया है? वैसे तो जो आपके पास साउंड वेव्स होती हैं उन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो उस हिसाब से वो मैकेनिकल वेव्स हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, 1 मिनट, जो आपके पास मैकेनिकल वेव्स होते हैं ना, ये फर्दर डिवाइड होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, और आपके पास होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स में। ठीक है? जो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो रही होती हैं आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में और ट्रांसफर वेव्स में। इन दोनों में मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों में आपके पास क्या होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है? लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इनमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं ना ट्रांसवर्स वेव में, वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपकी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है ना, तो आपका जो पार्टिकल है ना वो ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होती है उनकी डायरेक्शन, और जो वेव्स जिस वे में ट्रेवल कर रही होती है उनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो इस केस में, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं उसमें आपके पास फर्दर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस का जो है कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। ठीक है? तो आपके पास जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव तो है। अब मैकेनिकल वेव में क्या वो लॉन्गिट्यूडिनल है, क्या वो ट्रांसवर्स वेव है? तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये वो कॉन्सेप्ट है।
आई एम जस्ट गॉट कंफ्यूज बिटवीन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो आपके पास जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मैकेनिकल की आगे फर्दर टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल होती है और ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में से कौन सी वेव होती है साउंड वेव, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ आया बच्चे? अनुषा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव। ओके, ओके, ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो होती है कि उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपका ह्यूमन ईयर सुन सके। और वो कितनी होती है, वो बेटा होती है 20 हर्ट्ज। क्योंकि अक्सर जो ये और भी बहुत सारी आवाजें हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते। बेटा आपको क्या समझ नहीं आया, मैं क्या रिपीट दोबारा करूं? ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि वो उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा क्यों जाता है? मैकेनिकल वेव्स तो वो है ही, क्योंकि मुझे पता है कि उसको मीडियम रिक्वायर्ड है, लेकिन आगे ये है अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन इसमें मीडियम तो रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास मैकेनिकल वेव्स तो हो गई। अब हमें ये बताना है कि ये क्या ट्रांसवर्स वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होता है कि जो आपका पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। अगर मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये एक फिक्स एंड है आपके पास वॉल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक टेप चिपकाई हुई है और मैंने यहाँ पे जर्क प्रोड्यूस किया है, ये वेव ट्रेवल करना शुरू हुई है। तो वेव ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रही है? इस डायरेक्शन में कर रही है। लेकिन जब आप इसमें करोगे तो ये वाला जो टेप होगा ये यहीं पे रहेगा, बस इसकी मूवमेंट क्या होगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो आपकी वेव की डायरेक्शन और इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह की मोशन हो तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। जल्दी बताओ क्या कहते हैं, अभी मैंने रिपीट किया था। इस वाले केस में आप कहते हो ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अगर आपकी वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और जो आपका पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है उनकी भी डायरेक्शन सेम है, तो वो आप कहते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसमें आपके पास डायरेक्शन सेम होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही आपके पास कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। हम बहुत सारी जो है साउंड्स को नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। पेंडुलम वगैरह अगर वाइब्रेट कर रहा होता है तो हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है या कम है, बहुत ज़्यादा लो है या बहुत ज़्यादा हाई है, ह्यूमन एयर उसको सुन नहीं सकता। ठीक है, अगर मोर देन 20 हर्ट्ज होती हैं तो वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये आपका आगे लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, तो ये हम वहां पे कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड कि साउंड कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताएगा? हम लोग कहते हैं कि मुझे कोई बताओ, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है या स्पीड ऑफ साउंड? हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं। एनीवन हैविंग एनी आइडिया? हाँ बच्चे बताओ। अच्छा, इसमें बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आपके पास जो साउंड है उसकी वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन, हमारे पास दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस थी जिससे हमने ये अंदाजा लगाया हुआ था कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास क्या है कि ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। वो क्या था कि जब आपके पास बारिश वगैरह होती है और बिजली वगैरह चमकती है,
ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आपके पास फ्लैश वगैरह आ रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि आवाज़ आपके पास बाद में आती है, ये चीज़ कंसिडर की गई थी, ऑब्जर्व की गई थी, लेकिन जो फ्लैश है ना उसकी, जो उसकी लाइट है ना, वो पहले देख लेते हैं और आवाज़ बाद में आती है। एक ऑब्जर्वेशन ये थी, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर गन से फायर किया जा रहा है, तो क्या होता है कि जो फ्लैश होती है वो पहले दिखती है, और जो गोली वगैरह की आवाज़ होती है वो इंसान को बाद में आती है। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी बेसिस पे ये नतीजा निकाला गया था कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है? साउंड वेव की स्पीड, अच्छा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? एक्सपोनेंट 8 है, मतलब आपको 3 के साथ 0 को 8 दफ़ा खोलना है। ठीक है? तकरीबन आता है कि 30 करोड़ के करीब आस-पास पड़ता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि 1 सेकंड के अंदर जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना ट्रैवल कर सकती है, 30 करोड़ डिस्टेंस तक। तो कंसीडर करो, इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा है, 1 सेकंड पता भी नहीं लगता, आप पलक झपकाते हो और 1 सेकंड गुज़र जाता है। और उतनी देर में लाइट ने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, 3 करोड़ डिस्टेंस। ठीक है? तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपके पास मोर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपकी बुक में भी गिवन है, हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें आपको मैं साथ-साथ लिखती जाती हूँ ताकि आप लोगों को और मज़ीद क्लियर हो। इसमें सबसे पहले 2 स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे। कितने स्टेशन सेलेक्ट किए गए थे? 2 स्टेशंस, मतलब एक बंदा एक स्टेशन पे खड़ा हुआ था और दूसरा बंदा दूसरे स्टेशन पे। ठीक है? और एक कैनन लिया था दोनों स्टेशन पे, मतलब आपके पास टोटल 2 कैनन हो गए थे। तोप नहीं होती, उसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बंदा है और दूसरा बंदा कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 8 किलोमीटर था या 10 किलोमीटर था। इसके ऊपर जो है आपके पास एक कैनन रख दी गई थी, तोप वगैरह रख दी गई थी, और वहां से ऑब्जर्व किया गया था कि फ्लैश कैसे निकलेगी। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये 2 दफा एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कि जो बंदा ए पे खड़ा हुआ था उसने कहा था कि मैं यहाँ से इसको करता हूँ, बी वाले बंदे ने ये देखना था, जब आपके पास उसने फ्लैश देखा, फ्लैश मुझे पता है कि जैसे ही ये यहाँ से छोड़ा जाएगा फ्लैश फौरन दिखेगी। ठीक है, उसके पास एक स्टॉप वॉच थी, उसने वो स्टॉप वॉच जैसे ही उसने फ्लैश देखी तब उसने वो क्या की, ऑन कर दी। ठीक है, और तब तक ऑन रखी जब तक उसमें से, जो तोप में से कोई भी अगर गोला वगैरह आप डाल रहे हो वो जब तक नहीं निकल रहा, उसकी आवाज नहीं आ रही। और जैसी आवाज आई वो उसने बंद कर दी। सिमिलरली बी वाले ने भी ऐसे किया, और उसने भी अपना तोप से क्या किया, जब उसका हुआ, ए वाले ने स्टॉप वॉच अपने पास रखी और जैसे ही इसमें से उसे फ्लैश दिखी उसने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन किया, और जैसे ही आवाज आई उसने अपने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया। तो मैं अगर इसे लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 स्टेशंस थे, 2 बंदे भी थे, 2 स्टेशंस को आप ए और बी कह लो। ठीक है, और ये कंसिडर करा था कि बीच में कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से विजन विजन मतलब कि आप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा ब्लॉक रख दूं तो क्या बी वाले बंदे को देखने में प्रॉब्लम होगी यहाँ से कब आपके पास फ्लैश निकल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज मेक श्योर की थी कि बीच में कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से विजन ड्रॉप हो सके या देखने में प्रॉब्लम आ सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने क्या किया, जो ए वाले ने था, फायर स्टार्ट की। ठीक है, और स्टॉप वॉच उसने कब स्टार्ट की थी, स्टॉप वॉच उसने तब स्टार्ट की थी जब उसने फ्लैश को देखा था। और स्टॉप कब की थी, जब उसने उस फायर की आवाज सुनी थी, साउंड सुना था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने ये किया। थर्ड स्टेप में बी ने ये किया, बी ने फायर की और ए ने ऑब्जर्व किया और स्टॉप वॉच को तब स्टार्ट किया जब उसने फ्लैश देखी। ठीक है, और स्टॉप वॉच को कब बंद किया, जब उसने आवाज सुनी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 2 डिस्टेंस हो गए, जब बी वाला देख रहा है, ये हो गया T1, और दूसरा जब बी वाले से फायर निकल रही है और ए वाला देख रहा है, ये आपके पास हो गया T2। एवरेज क्वांटिटी हम किसी की भी कैसे निकालते हैं, एवरेज क्वांटिटी होती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, 2 थी। एक दफा ए देख रहा था, एक दफा बी देख रहा था, और टोटल जितनी भी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लो उनका सम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस होती तो ये टोटल कितनी हो जाती, 1 2 3, तो मैं इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देती।
ठीक है? तो ये आपके पास टाइम आ गया और क्योंकि आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को मेजर कर रहे हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टी। ये जो टी आप लोगे यहाँ पे टी एवरेज लोगे तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल आएगी। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके? आप लोगों का टाइम ओवर हो गया है। ये आप लोग जो है